हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लीगल। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 को। सेक्शन 19 जो है वो बात करता है जज के बारे में, और सेक्शन 20 जो बात करता है वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 19 को। तो सेक्शन 19 को पहले एक बार मैं बेसिक रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो सेक्शन 19 ये बोलता है कि जज किसे कहते हैं। तो सेक्शन 19 के अंदर जैसे बताया गया है कि ये लोग हैं जिनको जज बोला जाता है, या ये जो डेफिनेशन है इसे हम देखते हैं एक बार। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज। सेकंड ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा किसी भी लीगल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर कोई डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, या फिर कोई ऐसी जजमेंट देने के लिए जिसकी अगर अपील ना की जाए तो वो डेफिनेटिव हो जाएगी, या फिर अगर कोई ऐसी जजमेंट है जिसको किसी भी अदर अथॉरिटी से कंफर्म करवाना पड़ता है। और लास्ट में ये कहता है कि कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन है जो कि एम्पावर्ड है कोई जजमेंट देने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी ऐसे पर्सन जो कि डेजिग्नेटेड है एज ए जज, तो जैसे कि सिविल जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जैसे हम सुनते हैं, तो उनके पोस्ट के ऊपर ही जज लिखा हुआ है या उनके नाम में ही जज आ रहा है, तो वो पर्सन डेजिग्नेटेड है एज ए जज के लिए, तो उन्हें जज कहा जाएगा। उसके बाद जैसे हम सेकंड में देखते हैं कि कोई भी पर्सन जो लॉ द्वारा एम्पावर्ड है किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए। अब डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब क्या है? डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई जजमेंट जो फाइनल हो जाता है, या फिर ऐसा कोई जजमेंट जो कि पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, उसे कहते हैं हम डेफिनेटिव जजमेंट। जैसे कि ऐसा कोई जजमेंट जिसकी अपील करने का टाइम एक्सपायर्ड हो चुका है, तो वो डेफिनेटिव जजमेंट हो जाएगा। या फिर इसमें आगे लिखा हुआ कि अगर ऐसा कोई जजमेंट जिसकी अपील नहीं की गई तो वो डेफिनेटिव जजमेंट बन जाएगा। यानी कि ऐसा कोई जजमेंट जिसकी अपील ना की जाए तो वो पार्टीज के ऊपर बाइंड हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा, उसके आगे कुछ आगे नहीं होगा, वो वहीं पर फाइनल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डेफिनेटिव जजमेंट। तो इसके बाद जैसे हम देखते हैं कि ऐसा कोई जजमेंट जो कि किसी अदर अथॉरिटी द्वारा कंफर्म किया जाए तो वो डेफिनेटिव बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम जो कि सेशन कोर्ट है या फिर कोई सेशन जज है, उसकी जो पावर है सेक्शन 28 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर डेथ पेनल्टी तक देने की पावर है उसके पास में। लेकिन जो डेथ पेनल्टी वो वहां पर दे रहा है उसे हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ेगा। तो यहां पर यही कह रहा है कि ऐसा कोई जजमेंट जो कि कोई और अथॉरिटी अगर कंफर्म कर दे उसे, तो वो डेफिनेटिव जजमेंट बन जाएगा। तो यही जैसे हमने देखा कि अगर कोई सेशन जज है वो अगर डेथ पेनल्टी देता है और उसको अगर हाई कोर्ट कंफर्म कर देता है, तो उसका जो सेशन कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल हो जाएगा वहां पर। इसके बाद में लास्ट ये कहता है कि कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन है जो कि एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा कोई जजमेंट देने के लिए, तो वो भी यहाँ पर जज की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, जैसे कि बॉडी ऑफ पर्सन का मतलब है कि कोई भी ऐसी बेंच जिसमें एक से ज्यादा जजेस बैठते हैं, तो वो बॉडी ऑफ जजेस हो जाएगा। तो वहां पर वो कोई भी अगर जजमेंट देते हैं तो वो भी जज की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो अगर हम इस सेक्शन को सम अप करके पढ़ें तो हमारे सामने क्या निकल कर आता है? हमारे सामने निकल कर ये आता है कि जज कौन है। कोई भी जज जो कि जिसका जो डेजिग्नेटेड है एज ए जज, जिसके नाम में जज है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। अब डेफिनेटिव जजमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इसी वर्ड को याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन है जो अगर डेजिग्नेटेड है या फिर लॉ द्वारा एम्पावर्ड है कोई डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, तो वो जज है। जैसे कि कोई मजिस्ट्रेट है जिसके नाम में जज नहीं है लेकिन वो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, तो वो जज है। या फिर कोई रेंट अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो सकती है जो कि डेफिनेटिव जजमेंट दे रही है, तो वो जज की कैटेगरी में ही आएगी। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। इसके बाद में हम कुछ इलस्ट्रेशन जैसे दिए हुए, इसमें आप इलस्ट्रेशन को पढ़ें। मैं इसमें से दो डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इलस्ट्रेशन बी को डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि इलस्ट्रेशन बी में बताया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है और उस जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई सेंटेंस पास करता है, चाहे वो फाइन की सेंटेंस हो या फिर कोई इम्प्रिजनमेंट हो, तो वो एक डेफिनेटिव जजमेंट है और वहां पर वो जज की कैटेगरी में आएगा। इलस्ट्रेशन जो डी है वो ये कह रहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है और वहां पर उसके पास में पावर नहीं है इम्प्रिजनमेंट देने की या फिर फाइन देने की या फिर कोई ट्रायल करने की, तो वो उसको पर्सन को या एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए कमिट कर रहा है किसी और कोर्ट में, तो वहां पर वो जज नहीं कहलाएगा। तो बेसिक मुझे लगता है कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो यही है जज की डेफिनेशन। इसमें आप याद रखें डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए वो एम्पावर्ड होना चाहिए, तो वो जज की कैटेगरी में आएगा। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 20 की तरफ। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन के बारे में। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन क्या है?
कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन ये कह रही है कि कोई भी जज जो कि लॉ द्वारा एम्पावर्ड है जुडिशियल एक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी बॉडी ऑफ जजेस हैं जो कि लॉ द्वारा एम्पावर्ड है कोई जुडिशियल एक्ट करने के लिए और वो एक्ट जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें कहा जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जब एक से ज्यादा जज अगर जुडिशियल एक्ट करते हैं तब उन्हें बॉडी ऑफ जजेस कहा जाता है। जैसे कि डिविजनल बेंच, एज एग्जांपल इसका देखें तो कोई भी मजिस्ट्रेट है या फिर कोई भी जज है जो कि अपने कोर्ट में बैठे हैं और वहां पर वो एविडेंस ले रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर कोई सेंटेंस पास कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें कहा जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर वो अपने चैम्बर में या फिर अपने ऑफिस में बैठे हैं और वहां पर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई स्टाफ की सैलरी से रिलेटेड हो गया या फिर कोई अदर ऐसा कोई भी काम हो गया जो कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता, या फिर तो यहाँ पर हमें इस डेफिनेशन में याद रखना है कि जो जज है उसे जुडिशियल एक्ट करना जरूरी है। अगर कोई जज जुडिशियल एक्ट कर रहा है तो ही उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन में माना जाएगा, वरना उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही आप याद रखें इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसका जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके अंदर जो कोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है, कोर्ट की डेफिनेशन में ये कहता है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। जिसका मतलब है कि कोई भी जजेस, कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि या फिर कोई भी पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। तो यहां पर आप एक चीज याद रखें कि अगर एग्जाम में आपको अगर कोर्ट पूछा जा रहा है या फिर आपको कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछा जा रहा है, अगर आपको कोर्ट पूछा जा रहा है तो आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 रेफर करें, और अगर आपको कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछा जा रहा है तो आप इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 20 रेफर करें। तो आज हमने आईपीसी के सेक्शन 19 और 20 कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।